गुड आफ्टरनून एवरीवन। शशिकर्ण यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक सेक्शन यूपीएससी के 25 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है? सबसे पहले तो एक ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं कि कैसे आपके लिए इकोनॉमी इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मिला दिया जाए इकोनॉमिक सेक्शन में, तो अराउंड आपको 25 में 15 क्वेश्चन, 24 में 15 क्वेश्चन, 23 में 17 और उसके आगे आप देखो तो 19, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 23 क्वेश्चंस तक इकोनॉमिक सेक्शन से पूछे गए हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था कि विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: बॉन्ड्स, हेज फंड, स्टॉक, वेंचर कैपिटल फंड, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। एआईएफ को पूछ रहा है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक निवेश निधि कहते हैं एआईएफ को, जिसमें पहला ऑप्शन है बॉन्ड, दूसरा है दूसरा है प्रतिरक्षा निधि यानी कि हेज फंड, तीसरा है स्टॉक और चौथा है जोखिम पूंजी। अब देखो वैकल्पिक निवेश निधि होती क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैकल्पिक निवेश निधि बाकी के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि नॉर्मली जब हमको इन्वेस्ट करना होता है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, एफडी ले लेते हैं जो बहुत सेफ होता है। लेकिन उसके अलावा शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब में भी इन्वेस्ट करते हैं। वो जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं। जो वैकल्पिक निवेश निधि होती है एआईएफ, वो जो होगा आपको हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स करते हैं। इसमें करोड़ रुपए जो रहेंगे, 1 आध करोड़, इसका ऐसा रहेगा कि मिनिमम अमाउंट रहता है। तो इसमें इस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत ही रिस्की होता है, तो नॉर्मल नहीं होता है ये। तो अगर आप इसके आंसर को इसमें अगर आप देखें कि कौन कौन से ऑप्शन कट सकते हैं, तो देखो ये बॉन्ड जो होता है ये कट गया आपका, स्टॉक भी हो गया, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा निधि और वेंचर कैपिटल फंड, ये आपका वैकल्पिक निवेश निधि है। अब ये जब एआईएफ पढ़ोगे ना, तो एआईएफ में आप देखते हो कि 3 टाइप के होते हैं: टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। थोड़ा सा और डिटेल में आप जा कर के देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो टाइप 3 है ये हेज फंड होता है, वो टाइप 3 होता है। और टाइप 1 में आपका वेंचर कैपिटल फंड आता है। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर में आपको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर थोड़ा देखने की ज़रूरत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आ चुका है, तो बेसिकली आपको इन सब पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जो बेसिक चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉक इन पीरियड कितना होता है, ये भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि लॉक इन पीरियड अगर हेज फंड में देखेंगे तो 3 से 5 साल का रहता है, यानी कि 3 से 5 साल तक आपका पैसा यहाँ पर फंसा रहेगा। ठीक है, और थोड़ा-सा और डिटेल अगर देखना है तो ये हम जो क्लासेस करेंगे तो उसमें जाकर के अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए आप इसमें ऑप्शन आप यही समझ लिए कि इसका आंसर केवल 2 होगा, 100% यही आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इसके साथ में एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि जब आप पीवाईक्यू देखते हो तो उसके साथ में थीम्स भी देखते जाइए। थीम्स इसलिए देखना ज़रूरी होता है कि इनसे क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। अभी जैसे आपने एआईएफ का क्वेश्चन देखा, ये पहली बार नहीं था कि यूपीएससी का इंटरेस्ट था इसमें। न्यूज़ में रहना अलग चीज़ है, पर बॉन्ड्स, स्टॉक्स और ये म्यूचुअल फंड, ये सब पे क्वेश्चंस पहले भी आ रहे हैं। और ये एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, आईपीओ, एफपीओ, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसी, तो इनसे रिलेटेड अगर आप न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल देखते हैं तो उस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ आप इसमें 2015, 18, 19, 21, 22 ये सब में इसके पीवाईक्यू जाकर के देख सकते हैं। तो थीम्स को देखते जाइएगा, थीम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं। पहला ऑप्शन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो खरीद बिक्री है उससे आय होती है कि नहीं। दूसरा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसीज जो विदेशी मुद्रा है, उस जैसे डॉलर वगैरह बेचती है गवर्नमेंट, अगर तो उससे क्या आय होती है वो देखना है। पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज को जो है आरबीआई सीधे ऋण नहीं देती है। ठीक है, फिर प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स। जब ऑप्शन देखोगे ना तो इतना तो समझ में आ जाता है कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको मैनेज करने का काम जो है पीएफ, आरडीए, पेंशन फंड
रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये करती है। तो ये ऑप्शन आप देखो, तीसरा आप काट दो, बी आपका कट गया, सी भी कट गया। बहुत सारे लोगों को फिफ्थ ऑप्शन पे कंफ्यूजन था कि प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स, इससे कैसे फ़ायदा हो सकता है। सीनियोरेज एक कंसेप्ट है, सीनियोरेज, इसको समझ लेते हैं। ये क्या होता है, जब सरकार मान लेते हैं 100 रुपये का नोट छापती है, 100 रुपये का नोट छापने के लिए 10 रुपये कॉस्ट लगा, बाकी 90 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, इनसे फ़ायदा होता है। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है और मार्केट में जो इससे रुपया बनाती है सरकार, वो इसकी उत्पादन लागत से ज़्यादा होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, आप इसके साथ ही इसको हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि इससे कैसे प्रॉफिट हो सकता है। एक डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है इकोनॉमी में शब्द। इसमें क्या होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में सरकार, कभी कभी ऐसा होता है बिना टैक्स एकत्र किए आरबीआई क्या करेगी, रुपए जो है छपवा करके सरकार को दे देती है। तो वो जो पैसा होता है उसका तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा, उत्पादन लागत के हिसाब से नहीं होता है। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि क्यों सीनियोराइज जो हैगा वो आय का स्रोत हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, डी होना चाहिए। ठीक है, ये और ये, इसमें जो थीम है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके साथ में न्यूज़ में इन सब चीज़ों के लिए जो भी न्यूज़ में आपको आर्टिकल्स दिखते हैं, उन पे आपको नज़र रखनी है, इनके घटने बढ़ने का कारण और इनके घटने बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट के बारे में है। इसमें यह बोला गया है पहले स्टेटमेंट में कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है सूचीबद्ध कंपनियों को, लिस्टेड कंपनीज को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश देता है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर गैर वित्तीय स्वरूप के होते हैं, यानी कि नॉन फाइनेंशियल नेचर होते हैं। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ना ऐसा नहीं करती है, ये मैंडेट होता है सेबी के द्वारा। 2021 में इसको लेकर के आया गया था और 2022-23 से ये कंपलसरी हो गया है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो देखो, इसका जवाब तो आपके क्वेश्चन का जो जवाब है ना, इसी में दिया हुआ है, आपके ऑप्शंस में ही। कंपनी के बारे में बोल रहा है, लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है, तो भी आप इसको ऐसे काट सकते थे कॉमन सेंस से भी। और नॉन फाइनेंशियल, बहुत सीधी सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहा है। ये जो होता है इकोनॉमिक, सोशल और जो आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड जो रहेगा वो रिपोर्ट है, उसके बारे में कंपनी को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है कि वो पर्यावरण के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, नागरिकों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। तो बहुत साधारण सी बात है कि गैर वित्तीय स्वरूप है इसका भी। आप इसको तोड़ करके भी इसका आंसर दे सकते थे। तो ये तो बिल्कुल सही है, दूसरा इसका हो जाएगा, और ये सेबी के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है एक, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कुक्कुट पालन मतलब पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रेयरिंग रूरल एरिया में एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, छूट, कर से छूट है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इनको, इन पे ये टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहे हैं ऑप्शन, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। इसका मतलब कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। ठीक है, ग्रामीण भूमि जो होती है, ग्रामीण कृषि भूमि, उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसको, इस पे इस पे बाद में जाएंगे, पहले ये देख लेते हैं स्टेटमेंट सही है या नहीं है। जो जो एलिट सेक्टर होते हैं, देखो एज जो अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं 3 भाग में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक से क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है और टर्सरी होता है, तृतीयक क्षेत्र।
तो जो भी एग्रीकल्चर होता है, उसके अलावा एलिड सेक्टर होते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। लेकिन उसके अंदर भी टैक्स किस पे लगेगा नहीं लगेगा, वो इनकम इनकम टैक्स एक्ट के 1961 में आपको प्रावधान दिया हुआ है कि टैक्स जो है, ये जो एलिड सेक्टर होते हैं वो बिजनेस इनकम होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली लैंड से रिलेटेड नहीं है, भूमि से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। तो इन पे टैक्स लगता है क्योंकि ये बिजनेस इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलेंगे कि डायरेक्टली लैंड से रिलेट होना चाहिए, भूमि से संबंधित होनी चाहिए। जैसे आप फूल बेचने का कोई काम कर रहा है, तो वो फिर टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है। अब भूमि से उगा करके बेच रहा है तो चराई का काम हो गया, ये भी भूमि से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर उससे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन वगैरह हो गया, ठीक है, बी फार्मिंग हो गया, ये जो पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ऊन उत्पादन हो गया, ये सब एलिड सेक्टर है और ये एक बिजनेस इनकम होता है, तो ये टैक्स फ्री नहीं होते हैं। इसीलिए आपका ये ऑप्शन कट हो गया। और ये रही बात इसकी कि पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है, यानी कि कृषि भूमि की अगर खरीद बिक्री की जाती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। ये भी 1961 के अधिनियम में है और ये सही है, बिल्कुल भी सही होगा इसका आंसर। बाकी आप इसमें वर्क ये करना है आपको कि कृषि भूमि, जो ग्रामीण कृषि भूमि होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। वो एक्चुअली में म्यूनसिपाल्टी जो एरियाज होते हैं उनके कितने किलोमीटर बाहर है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे अगर 10 लाख की जनसंख्या है किसी अर्बन एरिया में, तो 6 किलोमीटर से बाहर होना चाहिए, तब उसको रूरल लैंड बोलते हैं। तो इस तरह से एक डेफिनेशन है, वो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आएंगे। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, पहला तो आपका गलत हो गया, इसमें देख लेते हैं। पहला सही नहीं है किंतु कथन दो सही है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। आजकल ये सब न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्रिटिकल मिनरल्स के कारण, रेयर अर्थ मटेरियल के कारण। अभी हाल फिलहाल में फिर से ये न्यूज़ में है, चिली के साथ सेपा कर रही है सरकार। और इसकी वजह से बहुत सारा आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो ये क्वेश्चन है ना, अभी आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप न्यूज़ पढ़ते हो तो इन क्वेश्चंस को भी देखते जाना, जिससे कि आपको क्लैरिटी होगी कि यूपीएससी का जो डिमांड है क्वेश्चन का वो क्या हो सकता है। ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, इंडिया हैज़ ज्वाइंट द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये यूएस लेड है, यूएस के द्वारा है। आपको पता होगा कि भारत जो है अभी एट प्रेजेंट रेयर अर्थ मटेरियल के लिए चाइना पर निर्भर है, और चाइना के विकल्प के रूप में अन्य देशों के साथ में कार्य कर रहा है। तो ये यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन देशों की ओर देख रहा है। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यूएस लेड है, उसकी तरफ इसमें एज ए मेंबर ज्वाइन किया था, तब ये न्यूज़ आई बनी थी। फिर दूसरा कह रहा है, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन दी ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। मतलब कह रहा है कि पूरी तरह से जो बोल रहा है, साधन संपन्न है, 30 क्रिटिकल मिनरल्स में साधन संपन्न है। इसका जवाब भी आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप इसको पूरी तरह से अगर पढ़ोगे ना, तब भी आप बहुत आराम से बना सकते हैं। एक तो एग्जेजरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, सभी के सभी अति आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स से साधन संपन्न है, ये वैसे भी कट जाएगा। और दूसरा कि आप यहाँ पर देखो, बोल रहा है कि खनिज सुरक्षा भागीदारी में सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ही हुआ है। और ऊपर से बोल रहे हैं कि साधन संपन्न है, अगर साधन संपन्न होते तो फिर इसमें सम्मिलित क्यों होता, ऐसे भी आप सोच सकते थे। और फिर जब भी ये सभी के सभी इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, इन पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए आप, 2 नंबर जहाँ जहाँ है उसको काट दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। संसद ने 2023 में खान खनिज विकास अधिनियम 1957 में संशोधन किया है, और अति आवश्यक खनिजों के लिए पट्टा या संयुक्त लाइसेंस नीलामी देने होती केंद्र सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। ठीक है, ऐसा करती रहती है गवर्नमेंट, कई बार अमेंडमेंट करती रहती है। तो ये एक सेंटेंस है ना, इन्फॉर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। जब भी इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कोई सूचना दे रहा हो, बता रहा हो कि ऐसा किया जा रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो फिर वो सही होता है, वैसे भी सही होता है। बॉन्ड बॉन्ड से रिलेटेड इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, 24 में भी एक क्वेश्चन आया था, मनी मार्केट का हिस्सा कौन होता है, इस तरह से।
ठीक है, बॉन्ड वगैरह जो है अभी एट प्रेजेंट इस साल 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल गया है। ये आगे भी देखने को मिलेगा। इस एरिया पे पहले टच नहीं कर रहा था यूपीएससी, लेकिन अब करने लगा है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बॉन्ड और स्टॉक में ना डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर ये आपको बन जाएगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ पहले तो, कि जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो ना, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो बॉन्ड ले लो या तो स्टॉक आप खरीद लो। बॉन्ड और स्टॉक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर आप ऋण दे रहे होते हो, डेट दे रहे हो कंपनी को। डेट दे रहे हो तो क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको ब्याज दिया जाएगा। ये फिक्स होता है। इसमें आपको सिक्योरिटी होती है कि ये अगर मैंने पैसा दिया है तो कंपनी जो है मुझे पैसा वापस करेगी इंटरेस्ट के साथ में। स्टॉक में क्या होता है कि आप ना ओनरशिप ले रहे हो, आपको मालिकाना हक मिल रहा है किसी कंपनी का। जाहिर सी बात है, जब आप मालिक बन जाते हो तो क्या आपको पहले पैसा देने प्राथमिकता होगी? नहीं होगी। तो ये वाला थोड़ा सा रिस्की होता है। अब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, बहुत आराम से बन जाएगा। बस यही दोनों फैक्ट हैं, इन दोनों फैक्ट्स को आप ध्यान में रखो, क्वेश्चन आप बनाओ। देख लेते हैं। जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को कम जोखिम रहता है। ठीक है, सही बात है। स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है, यानी कि जिन्होंने बॉन्ड लिया है उनको रिस्क कम रहेगा। देखिए, सही है। दूसरा बोल रहा है कि बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक स्वामी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो। और तीसरा बोल रहा है पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा जब भी रीपेमेंट किया जाता है तो बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। रीपेमेंट करने की बारी आएगी तो मालिकों को पैसा पहले थोड़ी दिया जाएगा, पहले तो जिनसे कर्ज लिया हो गया है उनको पैसा दिया जाएगा। तो बॉन्ड धारक यहाँ पर क्या है, ज़्यादा सेफ पोजीशन में होते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट तो सही हैं। अब इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 2 और 3 कथन सही हैं, 2 और 3 सही हैं, और उसकी जो व्याख्या कर रहा है एक कर रहा है। और बाकी के ऑप्शन आप कटे देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं किसी में गलती है, कोई कुछ ऑप्शन में कह रहा है कि ये गलत है। सारे ऑप्शन सही हैं। सबसे अच्छा इसका जो बेस्ट रिप्लाई होगा वो ए होगा। और अब आजकल जो होता है इक्विटी, जो एक विकल्प होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, वो भी बढ़ रहा है। इंडिया जो है उसमें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इसको इसको लेकर के जनवरी 2024 में एक आर्टिकल आया हुआ था। उस आर्टिकल को लगता है जिसने भी जो क्वेश्चन मेकर है वो पढ़ रहे होंगे, और उन्होंने उस आर्टिकल को देखा और एक क्वेश्चन बना दिया है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ में था कि हांगकांग ने पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था, इसमें नहीं है शायद। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक आर्टिकल था, उसमें आप जाकर के देखना, जनवरी 2024 में ये लिखा हुआ है। क्या हुआ था, न्यूज़ क्या थी कि इंडिया जो है ना 4.33 ट्रिलियन डॉलर के साथ में विश्व का चौथा, फोर्थ नंबर का शेयर बाजार बन गया था। ये न्यूज़ थी, और हांगकांग को पीछे छोड़ के बना था। हांगकांग का शायद तक 4.29 ट्रिलियन डॉलर का था व्यापार उस समय। तो पहले नंबर पे अगर देखा जाए स्टॉक मार्केट में तो यूएसए सबसे पहले नंबर पे है, फिर चाइना, और दूसरा, तीसरा आपका जापान है, और अब हो गया है, पहले हांगकांग था, अब आपका इंडिया है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, कई पेपर्स में मिल गया था। तो ये वाला जो ऑप्शन है कि विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय में हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है, ये बिल्कुल न्यूज़ को उठा करके दे दिया गया था। ये न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और खास करके इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, ये ऐसे सेक्शन है, इस पे आपको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आप इससे भी बना सकते हैं, खैर हम लोग देख लेते हैं। और वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है, और इस प्रकार सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और ये आपका जो ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन इक्विटी ऑप्शन मार्केट है, उसके ऊपर है। ऑप्शन मार्केट क्या होता है
कि मान लेते हैं कि किसी कंपनी का शेयर जो है 28,000 का है अभी एट प्रेजेंट, और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 1 महीने के बाद ये 30,000 का हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आज की कीमत पर 28,000 की कीमत पर भी आप उसको बाद में आप खरीद सकते हो। तो यही होता है ऑप्शन मार्केट, और ये आज के टाइम पे बहुत फेमस हो रहा है। इसमें युवा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और ये मोबाइल पे आसानी से हो जाता है। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, पहला इसका सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा आराम से आप काट सकते हो। ये बोल रहा है कि कोई भी नियामक निकाय नहीं है, किस चीज़ के लिए? छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय पर अपरिचित वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई निकाय, नियामक निकाय नहीं है। सेबी क्या करती है फिर? ये तो बिल्कुल आराम से बना सकते हैं आप इसको। तीसरा ऑप्शन आप काट दीजिए, और तीसरा ऑप्शन काटते ही बी सी डी तीनों ही कट जाते हैं। इकोनॉमिक सेक्शन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको संयम रखना है, चीज़ों से डरना नहीं है, बहुत आराम से बन जाता है ये। अब देखो इकोनॉमी में इसी में आया हुआ था एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, इसमें भी इसको भी आप पढ़ोगे ना तो बहुत आराम से बनेगा ये क्वेश्चन। इसको देखिए कि सर्कुलर इकोनॉमी जो होता है, यानी कि चक्रीय अर्थव्यवस्था होती है, वो बोल रहा है कि रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में इनपुट के रूप में कच्चे माल का प्रयोग करता है। ठीक है। अगला, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन की प्रक्रिया में अपव्यय को कम करता है। रॉ मटेरियल का जो रहता है उनका प्रयोग कम करता है बोल रहे हैं। देखो जो अर्थव्यवस्था का ना, इसमें आप देखोगे एक लीनियर इकोनॉमी होती है। लीनियर इकोनॉमी क्या हुआ, आपने सामान खरीदा, यूज़ किया और फेंक दिया। ठीक। और दूसरा होता है कि सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी जो विश्वास करती है रीयूज़ पे, रीसाइकिल पे। जब हम लोग रीयूज़ करते हैं, रीसाइकिल करते हैं, तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा। हम जो पुराने सामान हैं उसी को ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय भी कम होगा। तो ये सारे ही ऑप्शन जो होंगे एक तरह से सही हैं। कच्चे माल का प्रयोग भी कम कर रहे हैं क्योंकि रीयूज़ कर रहे हैं। अब इस पे आप इसमें देखो सारे के सारे सही हैं। इसमें आगे जाकर के ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका 2 और 3 सही है, और ग्रीन और गैसों का उत्सर्जन, क्योंकि वे इसकी एक, वे दोनों एक कथन एक की व्याख्या करते हैं। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो होना चाहिए आपका आंसर ए होना चाहिए। कथन और 2 और 3 सही हैं और वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये एक टॉपिक है कि रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है। बजट जब आप लोग पढ़ते हो तो ये आप लोग वैसे भी आप लोग इस पे थोड़ा सा वर्क कर लेना कि किसको किसको बोलते हैं। और एक मैं फैक्ट भी बता दूंगी जिसको आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना, डिसइन्वेस्टमेंट, इसके लिए जो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर ने, उन्होंने अपने रिपोर्ट में एक बार लिखा था कि जो विनिवेश होता है ना उसको रिवेन्यू में डाल दो। ठीक है? और ये पूंजीगत प्राप्ति होती है, उन्होंने ये एक सजेशन दिया हुआ था। तो उससे याद करके रख सकते हो, कोई रिपोर्ट वगैरह आती है तो उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट है, ध्यान रखना। इसको पढ़ लेते हैं। पहला है ऑप्शन की पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि कैपिटल रिसीट क्रिएट्स ए लाइबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा है उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। उधार ग्रहण मतलब अगर आप किसी से बोरो करते हो, और डिसइन्वेस्टमेंट का जो पैसा होता है वो आपका कैपिटल रिसीट में आता है। तीसरा है ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करते हैं। मतलब जब भी आप इंटरेस्ट हम गवर्नमेंट को मिलता है तो उसका जो ब्याज होता है वो क्या होता है, उसको लाइबिलिटी क्रिएट करता है, लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। अब इसमें से आपको कौन कौन सा सही होगा? पहले हम लोग ना एक बार वो देख लेते हैं, कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट में अंतर क्या होता है। ठीक है। एक थोड़ा सा बेसिक जो होता है ना वो ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले। जब आप इस पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले आओगे तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बन जाएगा। कैपिटल रिसीट क्या होते हैं ना, कि एक लाइबिलिटी होती है, बार बार नहीं मिलता आपको।
एक बार आपने किसी से लोन लिया तो उस लोन को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। जब आप इस लोन को वापस कर रहे हैं तो आपके एसेट में गिरावट आएगी। ठीक है, इसी पे तो क्वेश्चन बना दिया है। पहला ऑप्शन आपका यही था। और रिवेन्यू रिसीट क्या होता है? ये आपको जैसे आय होती है, जैसे टैक्स वगैरह होते हैं, टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, उनसे सरकार को जो पैसा मिलता है वो हम रिवेन्यू रिसीट में डालते हैं। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी कैपिटल रिसीट में आता है, वो ध्यान रखें। अच्छा, जब सरकार किसी को लोन दी है और उस लोन से जो ब्याज मिलता है वो किस में आएगा फिर? ब्याज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? लोन दिया है किस में? लोन का अगर ब्याज मिल रहा है, लोन का अगर कोई ब्याज मिल रहा है सर, तो वो आपका कमाई हो गया। और कमाई जिसको वापस नहीं करना है वो क्या हो गया? रिवेन्यू रिसीट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बनाते हैं इसको। पहला है कैपिटल रिसीट क्रिएट लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, अभी हमने देखा, बिल्कुल सही होगा ये। और दूसरा है, बोल रहा है कि उधार ग्रहण यानी कि बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है विनिवेश, जैसे सरकार पीएसयूज के शेयर बेचती है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, दूसरा भी आपका सही हो गया। पहला दूसरा तो सही है, यहाँ पर आप देखो बी और सी तो आपका वैसे भी कट गया था। अब तीसरा है कि नहीं है वो उस पर देखिए। ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करते हैं, क्या ये सही है? ऋण अगर सरकार ने किसी को दिया है और उससे ब्याज मिल रहा है तो क्या वो लाइबिलिटी है? बिल्कुल नहीं, वो लाइबिलिटी नहीं। अभी हमने देखा ब्याज तो उनको क्या था, इंटरेस्ट जो उन्होंने मिला वो तो उनकी इनकम हो गई। नहीं होना चाहिए, ये देयता का सृजन नहीं करते हैं, लाइबिलिटी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो आपका ये होगा। एक तो वर्ल्ड बैंक समूह जो होते हैं, आईएमएफ हो गए इंस्टीट्यूशन, ये सब भी यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। तो इनके समूह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक आप पढ़ते होगे तो उसमें देखते होगे कि 5 संगठन, 5 जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसके अंदर में होते हैं। ठीक है, तो आईबीआरडी जो है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, उन्हीं में से एक है। उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ दिया था। यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। दूसरा, यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। जब अकेले ही कार्य करता है, एक बार थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर लेना है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। इसकी जो आईबीआरडी जो वर्ल्ड बैंक समूह थी ना, 1944 में किया गया था। 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है यूएसए में, वहाँ पर ये आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक, ये दोनों को स्थापित किया गया था, इसीलिए इनको ब्रेटन वुड सिस्टर भी बोला जाता है। तो आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक समूह का एक हिस्सा है और वो अकेले काम नहीं करता है, उसमें 5 इंस्टीट्यूट और होते हैं। आईएफसी हो गया, आईडीए हो गया, वो भी काम करते हैं। तो अकेले ही कार्य करता है, ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। और मध्यम वाले देशों को ऋण गारंटी प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। हाँ, ये हुआ था क्योंकि यूरोप को रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया गया था इसका स्थापना। ठीक है? तो ये तीसरा भी बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका 1 और 3 होगा, 3 नंबर। ये एक्सटर्नल सेक्टर के कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप न्यूज़ देखते हो। इन पे अगर कोई भी न्यूज़ देख रहे हो, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, एडीबी, एक्सचेंज रेट रेजिम, रुपए के डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी डेफिसिट, इन पे आपको बहुत वर्क करना चाहिए। और इसके साथ में इनके बारे में जो बेसिक होता है वो साथ साथ में देखते जाना, तो इकोनॉमिक बहुत आसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, एक बार पॉज करके चाहे तो आप लोग देख लेना। अब यूपीआई के बारे में, यूपीआई को तो लग रहा है बहुत बार पूछ चुका है। अब ये भी यूपीआई के पीछे ही पड़ गया है यूपीएससी, कि कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही है। ठीक है, इनके बारे में अब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान जो स्वीकार कर रहे हैं कौन कौन से देश यूपीआई को, उसको उसके बारे में पूछ दिया है कि भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहाँ यूपीआई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो वाणिज्यिक भुगतान है, इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट है, वो स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, अब ये फैक्ट बेस है, थोड़ा सा टफ है,
क्योंकि इस तरह की चीज़ों पे हो सकता है हम लोग ध्यान ना देते हों। तो ये फैक्चुअल टाइप का है, थोड़ा-सा ये क्वेश्चन पे आप सतर्क रह सकते हो, अगर मालूम है तभी बनाओ, नहीं तो फिर नहीं बनाना चाहिए। वैसे इसका आंसर हो जाएगा, आपका बांग्लादेश और जर्मनी को छोड़ दिया जाए तो संयुक्त राज्य अमीरात, फ्रांस और सिंगापुर इसका आंसर है 1, 2 एंड 4। तो केवल 3 होगा इसका आंसर, और बाकी भूटान वगैरह के साथ में भी करता है। एक बार आप इसकी लिस्ट देख लेना, अदरवाइज़ ये सॉल्व कर नहीं सकते इसको। इससे पहले भी 2017 में यूपीएससी ने यूपीआई को लेकर के क्वेश्चन पूछे हुए थे, एनपीसीआई को लेकर रुपए के बारे में पूछ दिया था। यूपीआई पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक जो है आरटीजीएस और नेफ्ट, ये तो आप लोग डेली लाइफ में भी आप लोग जब ट्रांजैक्शन वगैरह देखते होगे तब अपने मोबाइल पे भी करते होगे ट्रांजैक्शन, तब भी ये देखते होगे आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में। तो बेसिक नॉलेज के ऊपर था ये क्वेश्चन। जब आप करते हैं ना इस तरह की कोई भी चीज़ें पढ़ते हो या देखते हो आसपास, तो थोड़ा सा वर्क कर लेने में भलाई है, क्या पता यूपीएससी का इंटरेस्ट एरिया हो जाए, है ना। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफ़र करते हो पैसा, तो दो माध्यम होते हैं। एक होता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम में होता है ये। अभी भेजा आपने तो कुछ सेकंड में आपके दोस्त के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। दूसरा होता है आपका नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, ये क्या होता है ना, इसमें एक बार में नहीं जाता है, बैचेस में जाता है, और छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आरटीजीएस होता है, इसमें आपका मिनिमम 2 लाख रुपए तक का रहता है इन्वेस्ट। आप 2 लाख रुपए तक मिनिमम भेज सकते हैं, इसमें मिनिमम कुछ नहीं रहता है। मिनिमम आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम भी नहीं रहता है और मिनिमम भी नहीं रहता है। इसमें मिनिमम 2 लाख का ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, और दोनों ही 24/7 वर्क करते हैं। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। आरटीजीएस में निपटान समय तात्कालिक होता है, रियल टाइम में होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और नेफ्ट में कुछ समय लगता है, बिल्कुल सही बात है, ये बैचेस में जाता है इसमें। आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए शुल्क लिया जाता है, जबकि नेफ्ट के मामले में ऐसा नहीं होता। शुल्क दोनों में ही नहीं लिया जाता है, फ्री रहता है ये। दूसरा बोल रहा है आरटीजीएस के लिए परिचालन समय कुछ दिनों के लिए सीमित रहता है, जबकि एनएफटी के लिए ऐसा ही नहीं है। तो आपका जो है ये भी सही नहीं होगा, दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमने अभी देखा कि 24/7 रहता है, तो ऑप्शन ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। ये कुछ टॉपिक हैं जिस पे आपको वर्क करना है। कई क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 में, 16 में, 18 में, 19 में, 21 में। और जब न्यूज़ भी पढ़ो ना, इनसे रिलेटेड कभी भी कोई भी टॉपिक न्यूज़ में आता है तो उसको आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन आपको राजकोषीय घाटा क्या है, आप लोग हमेशा देखते ही रहते हैं न्यूज़ में, तो आप लोगों को फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और कैसे इसमें ट्रिक किया है यूपीएससी ने, उसको भी देखते हैं कि आप फंसते हो या नहीं फंसते हो इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, डेटा देखकर अक्सर हम लोग डर जाते हैं, और इसी का परीक्षण करता है यूपीएससी। ठीक है, किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ रुपए का है, और इसे गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए, ये गैर ऋण, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट जो है आपका 10,000 करोड़ है, और उस देश की ब्याज की जो लाइबिलिटी है वो 15,000 करोड़ रुपए की है, तो उसका सकल प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जो प्राइमरी डेफिसिट का यूज़ एक्चुअली पॉलिटिकली किया जाता है। ऐसा क्यों करती है सरकार, ये बताने के लिए करती है ना, कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा दिख रहा है वो हमारे कारण से नहीं है, पिछले सरकार ने जो लोन लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट हम पटा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है। तो प्राइमरी डेफिसिट दिखा के उसको फिजिकल डेफिसिट को कम करती है। अब इसको देख लेते हैं। देखो, इसका जो फॉर्मूला होगा, फिजिकल डेफिसिट जो होता है, कितना बोरो किया कर रही है सरकार, वही बताता है। तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, उसमें आपको टोटल रिसीट को माइनस करना है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को एक्सक्लूड करके। और यहाँ पर आपको देखो कि ना फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, बता दिया है 50,000 करोड़। फिर रिसीट में अगर अब इसको आप डिवाइड करोगे तो दो तरह से हो सकता है, रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। ठीक है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है 10,000 करोड़।
जब एफडी दिया हुआ है कि इतना है, तो फिर इसका क्या वैल्यू? इसको इसको देखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या करेंगे आप इसको देख करके? ज़रूरत ही नहीं है। तो पता है कि 50,000 करोड़ रुपए है, तो फिर क्यों देखना है इसको? ठीक है? फिर ये अब हमको हमको समझ में आ गया। अब देखो आप, उस देश की ब्याज देता, यानी कि ब्याज जो लाइबिलिटी है वो 1500 करोड़ रुपए की है, तो सकल प्राथमिक घाटा कितना होगा? प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन क्या होता है? अभी मैंने बताया कि प्राइमरी डेफिसिट क्यों निकालते हैं। फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट लाइबिलिटी को घटा दो, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। इंटरेस्ट लाइबिलिटी को घटा देंगे तो 50,000 करोड़ रुपए आपका फिस्कल डेफिसिट है, और 1500 करोड़ आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी। कितना हो गया? 48,500 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए जो दिया हुआ था, इसका ये ट्रिक था। आंसर आपका हो जाएगा 48,500 करोड़ का, तो ए होगा इसका आंसर। ऐसे ही डेटाबेस एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन सा इसका होगा। फॉर्मूला ही लगेगा, सेम वही फॉर्मूला है, बस इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। और ये फिस्कल पॉलिसी और बजट टैक्सेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है जब आप लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं। तो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, तो ये पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर में। ठीक है? एक क्वेश्चन आया हुआ था 15th फाइनेंस कमीशन से। 15th फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन के सिंह की कमेटी थी। ठीक है? उसका जब रिपोर्ट आया था, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है वो आपको पढ़ना था। वो एक करंट अफेयर का टॉपिक है, तो वो आपको पढ़ना ही है। और इस टॉपिक को इन्होंने पूरा, देखो इस पे अच्छा खासा इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है? इसको देख लेते हैं। It has recommended grants of 48,000 crore from the year 2022-23 to year 25-26 for incentivizing states to enhance educational outcomes। इसका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो एक में नहीं आ रहा था, इसीलिए इसका हिंदी वाला भी देख लेंगे। पहले एक बार इंग्लिश वाला देख लेते हैं। दूसरा है 45% ऑफ नेट प्रोसेट्स ऑफ यूनियन टैक्स आर टू बी शेयर्ड विथ स्टेट्स के साथ 45% शेयर करने के लिए बात की गई थी यूनियन टैक्स की, ये इन्होंने बोला है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट एज ए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट्स फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए रखने के लिए बोला गया है, ये इसमें बोल रहा है। ठीक है? ठीक है, चलो। और इट री इंट्रोड्यूस टैक्स इफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। आप लोगों को पता होगा कि जो भी अच्छा देश अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकली अच्छा कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड भी देने की बात की गई थी। इसका हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका हिंदी, इसको देख लेते हैं। इसने शैक्षणिक परिणामों को बढ़ाने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए कितने पैसे बोले थे? 48,000 करोड़ का अनुदान देने की बात की गई थी। जनरली ना डेटा जो रहता है, अगर इस तरह के डेटा बेस्ड आते हैं तो ज़्यादा गलत नहीं होते हैं। यूपीएससी डेटा वगैरह पे आपकी ना नॉलेज चेक नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा गलत नहीं होता है यूपीएससी का, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय करों की शुद्ध आय का 45%, सभी को पता था कि 41% था, 45 नहीं था। तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, और बाकी 45 डेटा वाला जो क्वेश्चन है सारे ये सही ही होंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, पर फिजिकल परफॉर्मेंस को उन्होंने मोटिवेट किया था राज्यों को। तो देखो आपका जो आंसर होना चाहिए ना, 1, 3 एंड 4 होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 कहाँ पर है? हाँ, ये आपका सी हो गया। ये टोटल 15 क्वेश्चन ही आए थे यूपीएससी में 2015 के अंदर। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि नहीं आ रहा है, तो फिर उसको भी डिस्कस कर दिया जाएगा। बट वो बन जाएगा मेरे ख्याल से, वो डेटा बेस्ड है। और एक कुछ थीम है, समरी टेबल था, जिसमें आपको ये एक बार पॉज करके थोड़ा सा देख लेना कि कौन कौन से वेटेज दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक से
क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहा है, इस पे आप वर्क करो। उस थीम को पहचानो, थीम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। उस थीम से लगातार क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रहती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।